नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। पेट एग्जाम के लिए मैं ग्राफ तालिका और अंकगणित का मॉडल पेपर नंबर 3 कराने जा रहा हूं। आप सभी लोग आज इस सेशन को अच्छे से देखिए। 2 मॉडल पेपर और मैं कंप्लीट करूंगा, मतलब 4 नंबर और 5 नंबर। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि 5 मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड करूंगा। ग्राफ और तालिका अर्थात जो डीआई वाला हिस्सा है उसके कुछ स्पेशल ग्राफ, कुछ स्पेशल डीआई मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, अभी कम से कम 3 से 4। बाकी कनेक्टिविटी में भी अच्छे से जुड़े रहिए। जितने भी प्रयास अंत तक आपके लिए हो उन सब में लगे रहिए, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत आपने करी है, हमने करी है, तो अंत में आकर के उस मेहनत से हम कंप्रोमाइज ना करें। अंत तक उस एफर्ट को बनाए रखें, उस कमिटमेंट को दिखाए रखें जो हमारी आवश्यकता है। मैं आप लोगों के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। तेजी के साथ सभी लोग जुड़ जाइए, इसे लाइव क्लास की तरह कंसीडर करिए। यह आपके सामने जब चल रही है तो मैं आपके इस सेशन को देख रहा हूं, मैं आपके सबके कमेंट्स ले रहा हूं और आप सभी के लिए मैं इस प्रयास में आपके साथ बना हुआ हूं। एक बार सभी लोग वीडियो को सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने सुझाव और जो भी आपकी चीजें उसे प्रेषित कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको ज्वाइन करे रहने पर हम आपको प्रोवाइड कर सकेंगे जितनी भी हमारी कक्षाएं होंगी, जितना भी हमारा कंटेंट होगा, जितने भी हमारे नोट्स पीडीएफ होंगे, हम सब आपको देते रहेंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत किया जाए। चलिए हम पहले सवाल पर आपको लेकर चलते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है और इसको अच्छे से समझिएगा। ये सवाल जो पैटर्न है, यह पैटर्न पेट में नहीं, ये फॉरेस्ट गार्ड यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा का पूछा गया पैटर्न है। मैं आपको बता दूं कि मैंने इस तरह पर एक सवाल करवाया था, कि स्पेशल डीआई मैंने आपको दी थी, लेकिन यह सच में पैटर्न कंफ्यूज किया था। मैक्सिमम अभ्यर्थी इसको नहीं कर पाए थे। सवाल दरअसल यहाँ पर इस सांख्यिकी से रिलेट करने वाला है। आप पूरा सेशन पढ़ेंगे, पूरे टर्म्स को पढ़ेंगे तो क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। एक परीक्षा में विज्ञान है, कला है, 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकरण है, मतलब छात्रों की संख्या टोटल 100 है। 2 विषय हैं, एक विज्ञान है, दूसरा कला है। पूर्णांक 50 है, मतलब बच्चों को जो नंबर मिलता है 50 में से मिलता है। विषय आपके विज्ञान और कला, और औसत मतलब कंबाइंड होता है, दोनों को मिलाने से होता है। ये डायरेक्ट आंकड़े नहीं दिए हैं कि विज्ञान में कितना नंबर मिला है, ऐसे नहीं दिया, ऐसे कुछ करके दिया है जिसे सांख्यिकी का ही रूप हम लोग कहते हैं। आप थोड़ा सा अगर समझेंगे चीजें क्लियर होंगी। जैसे क्लास इंटरवल आप जानते हैं और फ्रीक्वेंसी जानते होंगे। क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। जैसे हमने कहा 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या किस स्कूल में 8 है या किसी क्लास में। 10 से 20 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 15 है। 20 से 30 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या चलिए हम लोग कह देते हैं, चलिए मान लीजिए हमने लिखा 17 है। इस प्रकार से हमने बच्चों की संख्या को डिसाइड कर दिया। अब अगर यहाँ पर 2 प्रकार की फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी तो पहले आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो क्लियर संख्या बता रही है, इसके बाद एक होता है लेस देन क्युमुलेटिव, एक होता है मोर देन क्युमुलेटिव। जो अपना सवाल है मोर देन क्युमुलेटिव पर आधारित है। मैं आपको समझा दूं सिस्टम क्या है। 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चे कुल 8 हैं। 10 से 20 नंबर पाने वाले बच्चे कुल 15 हैं। 20 से 30 पाने वाले कुल 17 हैं। टोटल जोड़ दीजिए 15 8 23, 23 17 40 होता है। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 40 है। मैं अगर आपसे कह दूं यहां पर एक होता है सीएफ, जिसको हम लोग ऐसे कह दें, जैसे हम ऐसे कह दें, हमने कहा 0 से अधिक, अब आप ऐसे समझिएगा तो क्लियर होगा। इसे कहते हैं एमसीएफ, मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका अर्थ है कि मैं कह दूं 0 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या, तो 0 से अधिक मतलब यहां से यहां तक होगा, तो इसमें संपूर्ण बच्चे समाहित हो जाएंगे, 40 हो गए। मैंने कहा 10 से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या, तो 10 से अधिक मतलब ये 8 घट जाएगा, 40 से 8 घटाइए तो 32 हो गया। समझ रहे हैं? मैंने कहा 20 से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या, 32 से 15 घटा दें, 12 से 5 आपका ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। समझ रहे बातों को? फिर देख लीजिए, आप लोग के सामने चीजें वही है। अब ये एमसीएफ है, ये मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जिसमें 0 से अधिक पाने वाले 40 है, 10 से अधिक पाने वाले 32 हैं और 20 से अधिक पाने वाले टोटल बच्चे 17 हैं। आपने संपूर्ण इन बच्चों की संख्या के बारे में बात करी है। 17 15 आप देख रहे हैं यहाँ पर, 17 10 27 5 32 8 40, टोटल 40 बच्चों की इंफॉर्मेशन आपको दी है। यहीं पर आपका लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एलसीएफ भी आता है, हालांकि वह इस सवाल का पार्ट नहीं है, फिर भी जाने रहिए। जैसे उसमें क्या होता है, हम कह दें कि हम, अच्छा पहले एक चीज समझ लो, मान लीजिए अपने किसी सवाल में फ्रीक्वेंसी की जानकारी ना हो, इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको यह क्लास इंटरवल दिया है और ये मोर देन क्युमुलेटिव दिया है और थ्योरेटिकली अलग से दिया होगा। जैसे कहेगा 0 से अधिक, मतलब 0 से 10 नहीं लिखेगा, कहेगा 0 से अधिक, यहां लिखा होगा 40, 10 से अधिक लिखा होगा 32, 20 से अधिक लिखा होगा 17, और यहां अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे निकलती है, समझिएगा। इसका मतलब हो जाएगा 0 से 10, और 0 से 10 मतलब यहां 40 से 32 घटा दे 8। समझ रहे? देखिए मैच कर रहा है ना, यस। फिर हमने कहा 10 और 20, 32 से 17 घटा दे 15, देखिए मैच कर रहा है, यस। और फाइनली ये 17 का 17 ही रहेगा। ये होता है फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका।
जो एलसीएफ होता है वो लेस देन पर काम करता है, उसमें कहा जाता है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस तरह से संख्या निर्धारित होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सिस्टम। क्वेश्चन की बात अगर किया जाए, देखो क्वेश्चन कैसे वर्क कर रहा है। यहां पर इधर से चला जा रहा है 0 और उससे ज्यादा, मतलब 0 से 10, क्योंकि 10 और उससे ज्यादा लिखा है तो यह 0 से 10 को प्रेजेंट करेगा, 0 से 10, या 10 से 20 को प्रेजेंट करेगा, या 20 से 30 को प्रेजेंट करेगा, या 30 से 40 को प्रेजेंट करेगा, या 40 से 50 को प्रेजेंट करेगा। हमें यहां पर सबकी मोर देन क्युमुलेटिव दिया है, हमें लेस देन क्युमुलेटिव भी नहीं, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जैसे मैं जानना चाहता हूं कि 0 से 10 पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो 100 से 92 घटा दे, 92 से 80 घटा दे, इस प्रकार से हम निर्धारित करते चले जाएं। जैसे अगर आप अपने इस सोल्यूशन टेबल की तरफ आए तो चीजों की क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। लिखा है 0 से 10, 0 से 10, अगर बारंबारता 100 है तो संचयी बारंबारता 100 है, तो हम कह दे बारंबारता था 0 से 10 पाने वाले बच्चों की संख्या। भाई वहां जो मैं आपको बता रहा था वही चीज मैंने यहां बना दिया है, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा 0 से 10 पाने वाले बच्चों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक, मैंने कहा 10 से 20 पाने वाले, इसमें से इसको घटा दे, ये 12 हो जाएगी। इसमें से इसको घटा दे तो यहां पर 10 से 2 8 हो गया, 7 से 3 48 हो गया। इससे इसको घटा दे तो कितना हो जाएगा, 23 9 32 हो जाएगा, और फाइनली 9 हो जाएगा। ये हो गया किसका, विज्ञान का। इसी प्रकार से चले आइए आप कला की बात करिए। हमने कहा 0 से 10 पाने वाले बच्चों की संख्या, इसमें इसको घटा दे 19 है। 10 से 20 पाने वाले, इसमें से घटा दे 11 से 6 7 होता, 7 से 6 आपका 1 होता, 17 है। समझ रहे ना, इसमें से इसको घटा दे तो इसकी संख्या आ जाएगी 6 से 1 5 है, 6 से 2 4 है, 45 हो गया। इसमें से इसको घटा दे 17 हो गया, और फाइनली 7 4 ही रहेगा। ऐसे यहां पर चले आइए, औसत की बात करें मतलब कंबाइन, अर्थात हम कह रहे हैं 0 से 10 पाने वाले बच्चों की संख्या यहां 13 है। इसमें से इसको घटा दे, मतलब 10 से 20 की बात अगर हम करें तो 8 से 7 14 है। इससे इसको घटा दे 13 से 7 6 है, 6 से 2 4 है, 46 है। इसमें से इसको घटा दे 20, और फाइनली कितना है, 7 है। इस तरह से हमने यहाँ पर सबकी बारंबारताएं निकाल दी। बारंबारता मतलब उस समूह में आने वाले सदस्यों या पदों की संख्या। ये जो सोल्यूशन टेबल मैंने यहाँ बनाया, मैंने प्रत्येक सवाल के साथ उसको जोड़ दिया है, जिससे कि आपको सवाल पढ़ करके करने में दिक्कत ना आए। देखिए पहली चीज जो मैंने सोल्यूशन टेबल हर सवाल में रखा, देखिए हर सवाल में सवाल है, सवाल में रखा मैच कर रहा है कि नहीं। ये बारंबारता मैंने निकाला है, दिया ए है आपको। दरअसल बारंबारता दिया हो, संचयी बारंबारता निकालना आसान होता है, संचयी बारंबारता दिया हो, बारंबारता निकालना टफ होता है, यही में लोग कंफ्यूजन होती है। 8 12 48 23 9, पढ़िए 8 12 48 23 9, ये विज्ञान का हो गया। कला 19 15 45 17 4, 19 15 19 15, यहां ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे यहां पर किसका है, कला का, तो 19 है। अब यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ये 19 ये यहां मिस्टेक है, तो आप इसको सही टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि 100 से अगर 81 निकलेगा तो 19 हो गया, और 81 से 15 जो हमने यहां पर किया था, आप देखिएगा 81 से जब हमने 66 घटाया था तो ये आपका कितना आया था, 17 नहीं आना चाहिए था, इसको 15 आना चाहिए था। 19 15 45 17 4, अब यहां पर देख लीजिए आपके सामने स्थिति क्या हो जाएगी, 19 15 45 17 4, बाकी सब सही है, वहीं पर एक था। इधर देखिएगा ये आपके सामने चीजें क्लियर हो गई। औसत की बात अगर करें हम लोग तो कितना दिया है टोटल, ध्यान से देखिएगा यहां पर 13 14 46 20 7, पढ़िएगा 13 14 46 20 7 मैच कर रहा है, तो आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। इसी सोल्यूशन टेबल का उपयोग करके हम प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर करेंगे। आइए देखिए, अब आप में से कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो अभी जैसे यहां पर जब मैंने सॉल्व किया तो जब मैंने क्या लिखा था स्टार्टिंग 17, हो सकता है कुछ लोग उसको कंसीडर कर लें, कंसीडर मत किया करिए, देखा करिए एक्चुअली कहां तक जा रही चीजें। ठीक है, एक्चुअली जहां तक चीजें जा रही उसके हिसाब से चला करिए। लिखा है कला में 20 और उससे ज्यादा कितने छात्र अंक प्राप्त किए हैं, मतलब 20 या उससे अधिक, कला विषय में चलो 20 या उससे अधिक, मतलब ये लाइन है देखिए, 20 या उससे अधिक का मतलब 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 20 या उससे अधिक संचयी बारंबारता तो ये बताता है 66, या 20 से 30 ले लें, 30 से 40 ले लें, 40 से 50, इन तीनों को जोड़ के देखिए 17 4 21, 21 और 45 भी 66 होगा। डायरेक्ट 66 लिख दीजिए, या तो जोड़ करके ऐसे लिख दीजिएगा, बात एक ही है, दोनों का उत्तर 66 ही होगा। यदि विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विज्ञान में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, कम से कम 60% अगर अंक लाइए
तो आप विज्ञान में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। 60% होगा क्या, क्योंकि पूर्णांक 50 का था, तो 50 का 60% कितना होगा, 50 का अगर हम 60% कैलकुलेट करते हैं तो कितना होने वाला है बताइए। ये देखिए परसेंटेज हटता है, 2 जीरो गायब कर देता है, 30 अंक होगा। कितना होगा, 50 का अगर हम 60% करते हैं तो अंकों की संख्या 30 हो गई। करेक्ट है। यदि विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम से कम 60% मतलब कम से कम 30 अंक, कम से कम 30 का मतलब 30 से 40 भी हो सकता है, 40 से 50 भी हो सकता है। अगर यह आवश्यक है तो विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या, ऐसे वो बच्चे जो विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मतलब हमको लेना कहां से कहां तक, 30 से 40 लेना है, 40 से 50 लेना है, या हम ऐसे कह दे 30 या उससे अधिक लेना है। आइए विज्ञान में 30 या उससे अधिक की संख्या संचयी बारंबारता को पकड़ लीजिए 32 है, या तो 30 से 40 है, 40 से 50, इनको भी जोड़ के देखिए तो 32 है। तो हम यहां पर उत्तर में बी ऑप्शन ले लेंगे, 32 करेक्ट आंसर लगा देंगे, राइट सोल्यूशन आपका बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि कुल 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताओ कितनी है। कुल मतलब औसत में जाना है, किसी एक विषय कैटेगराइज की बात नहीं करनी है। 40% का मतलब क्या है भाई, 50 का 40% कर दीजिए। 50 का जब 40% करेंगे तो ये परसेंटेज खत्म है, 5 होके 20 हो जाएगा, मतलब 20 से कम नंबर पाने वाले। तो इसका मतलब है 20 से कम का मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से कम का मतलब 0 से 10, 10 से 20। अगर हम इन दोनों की बात करें, या हम ऐसे कह सकते हैं 0 से 10 में देखिए, हम चाहे इधर से देख लें, 0 से 10 में 13 है और 10 से 20 में कितने हैं बताएं, यहां पर 14 हैं। दोनों को जोड़ दे तो कितना है बोलिए, 27 है। तो यहां पर हमने कहा है कुल में 40% से अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की गणना अगर करना है तो यह संख्या देखिए, हमने कहा ना 20 से कम जाना है, तो 20 से कम मतलब 20 से 10, 10 से 20, अर्थात इसके बिलो जाना है। तो बिलो में इन दोनों को हमने पकड़ लिया, तो यहां पर यह संख्या कितनी बताएं, यहां पर यह संख्या 27 है। आप लोग राइट सोल्यूशन यहां पर 27 लगा सकते हैं। करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा क्वेश्चन देखो पढ़ो, विज्ञान विषय में 40 और उससे ज्यादा अंक पाने वाले को कला विषय में 10 और उससे ज्यादा पाने वाले अंक के साथ अनुपात क्या है। तो पहले साइंस की बात करो, साइंस में जो 40 या उससे ज्यादा पा रहे हैं, तो साइंस ए है, 40 या उससे ज्यादा पा रहे हैं 9 दिख रहा है, जो 40 या उससे ज्यादा पा रहे हैं उनकी संख्या 9 है। कला में जो 10 और उससे ज्यादा पा रहे हैं, तो कला की बात करो तो 10 या उससे ज्यादा पाने वाले देखिए ए संख्या है 81, तो इनका रेशियो बनाइए 9 1 के 9, 9 9 81, करेक्ट है। तो एक अनुपात कितना हो जाएगा 9, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। क्लियर हो रहा होगा, यस। संचयी बारंबारता से निर्धारित हो जाएगा, बारंबारता की जहां जरूरत पड़ेगी उसका उपयोग कर लेंगे। कुल कला विषय में 30 और उससे ज्यादा अंक पाने वाले तथा कला विषय में 30 या उससे अधिक, कला विषय में 30 या उससे अधिक संचयी लेना, ठीक है, 21 है, तथा 10 और उससे कम पाने वाले, 10 या उससे कम पाने वाले, तो 10 या उससे कम का मतलब होता है क्या, उसी में बोल रहा है, उसी में बोल रहा है, आपको दो अपडेट दे रहा है। कला विषय में 30 या उससे अधिक 21 नंबर मिला, या तो इन दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए 17 4 21 अगर बारंबारता से जाना चाहते हैं, और कह रहा 10 या उससे कम, तो 10 या उससे कम मतलब कहां पे, 0 से 10, ये दोनों की संख्या को जोड़ना है, अर्थात चाहे 21 को 19 में जोड़ दीजिए, चाहे 17 4 21 में 19 को, मतलब बात वही है। दोनों परिस्थितियों में संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, जो पहले ऑप्शन में आपको राइट सोल्यूशन में दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यह पैटर्न, यह सवालों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूनिक है। आप जरूर इसकी प्रिपरेशन कर लें, जरूर इस तरह के सवाल की तैयारी अपनी तैयारियों में शामिल कर लें, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग के सामने। एक क्यूब रूट है, ध्यान रखिएगा, क्यूब रूट मतलब घनमूल। आप इसके ऊपर का प्रसार देखिए और नीचे का देखिए, दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिखेगी, बट दोनों को डायरेक्ट हम काट नहीं सकते, क्योंकि अगर सोचो तो ये क्यूब है या बी क्यूब है, या डिफरेंट है या डिफरेंट है, तो डिफरेंट के ऊपर तो कोई पैटर्न बनता नहीं, उसको सेम करने से ही चीजें सेट होंगी। अर्थात ऊपर का जो मान है उसको तो मैंने लिख दिया क्या 0.2 का होल क्यूब, करेक्ट है। यहां पर मैंने लिख दिया 0.4 का होल क्यूब, लेकिन 0.04 है भाई, ध्यान दीजिएगा 0.04 का होल क्यूब है। मैं एक काम कर सकता हूं, चाहे ऊपर से सेट कर लो चाहे नीचे से सेट कर लो, बात एक ही है। अगर हम नीचे जाते, नीचे अपने पास जो स्थिति है, जैसे मान लीजिए लिखा है 0.1 देख लीजिएगा तो दूसरा कंफर्म हो जाएगा। जैसे अगर देखो तो 0.4 का होल क्यूब है और 0.08 का होल क्यूब है, दिख रहा है, यस।
आप किसी एक का प्रसार करके देखो, जैसे मान लो इसका प्रसार कर रहे हैं तो आपको पता है क्या दिखेगा, 0.4 0.4 0.4, करेक्ट है। उसी तरह से ये भी दिखेगा 0.08 0.08 0.08। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर मैं दो कॉमन कर लेता हूं, दो कॉमन करते ही यह क्या होगा, 0.2 0.2 0.2, अर्थात ये 0.2 का होल क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे दो कॉमन करिए। सेम यहां से भी अगर वही दो, क्योंकि प्लस तो लगा ही लगा है, सेम वही चीज यहां भी 0.08 0.08 और 0.08 लिखा हुआ है, लिखा है ना, यस। अब आप क्या कर लो, अगर वही दो हमने जैसे इससे कॉमन किया है और इसको हमने 0.2 का या ऐसे बना दिया है, वही सेम उधर से भी तो आ सकता है। तो यहां भी सेम वही 0.08 0.08 0.08 से भी अगर 2 निकलेगा तो 0.04 0.04, भाई दो से भाग दीजिए तो 0.04 0.04 हो जाएगा। अब दो यहां पर निकला है जो, क्या वो दो मतलब जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि दो तो केवल एक से निकलेगा ना, ये गुणा हो रहा है। अब जैसे कभी आप ऐसे सोचो, मान लो 4 गुणे 8 है, मैं कह दूं 4 कॉमन कर लूं, इसको 1 गुणे 2 बना दूं, तो गलत हो जाएगा। दरअसल 4 इधर से भी निकालना पड़ेगा, इधर से भी निकालना पड़ेगा। तो 4 गुणे 4 कॉमन, जैसे अगर हम लोग सोचे तो 16 कॉमन हो रहा है। उसी प्रकार से यहां पर जो दो आपने निकाला है, ये इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी निकाला है, अर्थात 2 का क्यूब आपको निकालना होगा। तो हम सबसे पहले 2 का क्यूब यहां कर देते हैं। जैसे ही 2 का क्यूब करेंगे, यह आपका 0.2 का होल क्यूब हो जाएगा और यह भी आपका 0.04 का होल क्यूब हो जाएगा, यस होगा। अब ये क्या करेंगे, इससे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा तो यहाँ 1 है और रूट के क्यूब रूट के अंदर 1/8 हो गया। अगर हम 1/8 का घनमूल करेंगे, घनमूल मतलब 1 का घनमूल तो 1 ही होगा, 8 का 2 होगा, 1/2 अर्थात इसकी वैल्यू 0.5 हो जाएगी, जो आपको पहले ऑप्शन में सही सोल्यूशन के रूप में दिया है। तो पहला ऑप्शन 0.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आप लोग छठे सवाल के राइट सोल्यूशन में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। क्या होती है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है को अन्य दो व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब इन दोनों लोगों को निकाला जाता है और दो नए व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, याद कर समझिएगा इस चीज को कि अगर किसी समूह से जितने व्यक्तियों को आपने निकाला उतने ही लोग को शामिल किया तो इसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट। इसमें संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एवरेज में परिवर्तन होता है, वो भी क्योंकि जो निकलने वाला है और आने वाला दो अलग अलग मान है। तो हो सकता है कभी कभी निकलने वाला ज्यादा हो, आने वाला कम हो, कभी कभी आने वाला ज्यादा हो, निकलने वाला कम हो। इसका जो इंपैक्ट आता है वो एवरेज पर कुछ इस तरह से आता है। अगर आने वाला, दरअसल जब हम किसी समूह में जाते हैं तो अपने प्रभाव को लेकर जाते हैं। अगर हम गए हैं और औसत बढ़ा है, इसका मतलब हम ज्यादा थे। अगर हम गए हैं और औसत घटा है तो इसका मतलब हम कम थे। सवाल में कुल सदस्यों की संख्या 8 थी। कितने थे भाई, 8 थे। 8 सदस्यों का समूह में हमने देखा कि दो व्यक्ति को हमने आउट किया, दो व्यक्ति को आउट किया और दो व्यक्ति को हमने इन किया, दो व्यक्ति को आउट किया और दो व्यक्ति को क्या किया, इन किया। समझिएगा इससे क्या हुआ, जिसको हमने आउट किया उनकी उम्र थी कितनी, 30 + 34, इनको हमने आउट किया और मैंने इनकी जगह पर दो व्यक्तियों को इन किया। हमने देखा कि औसत बढ़ा है, औसत बढ़ा है। औसत अगर बढ़ा है तो इनका मान ज्यादा होगा और इनका मान क्या होगा, कम होगा। तो हमें इस ज्यादा की वैल्यू को निकालना है, इस ज्यादा की वैल्यू को निकालना है। कैसे निकलेगा, इनको जोड़ दीजिए, जोड़िए तो कितना हो गया 64, प्लस करिए, ज्यादा मतलब प्लस करिए। कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, ठीक है। और कितने लोग थे, 8 लोग थे। इसका जो योग होगा इन दोनों व्यक्तियों का जो शामिल हुए हैं, 64 + 24 होगा, ये हो गया 88। अगर ये 88 इनका योग है दो का और हमसे इन दोनों का औसत पूछा है, तो औसत बराबर योग बटे क्या होता है, संख्या होता है। योग कितना आया है दोनों व्यक्तियों की, 88 आया है, देख ले रहे हैं आप लोग। संख्या कितनी है, 2 है, 2 से भाग करिए तो इसका मान देखिए आपके कमेंट्स में भी आ रहा है और ये 44 इसका राइट सोल्यूशन आपका हो जाएगा। तो 7वां सवाल करेक्ट आंसर आपके सामने 44 आप सभी लोग पॉइंट कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये बहुत शानदार डीआई है, इसको बहुत ही डीपली और अच्छे से पढ़िएगा। मैं पहले समझाता हूं। तालिका चार्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। नीचे दी गई निम्नलिखित तालिका वयस्कों की संख्या जो एडल्ट्स हैं मिलियंस में के बारे में जानकारी देती है, जो एशिया के 5 अलग अलग देशों में आर्थिक रूप से कमजोर और मजबूत हैं। समझ रहे हैं, 5 अलग अलग देश है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है और अफगानिस्तान है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर
आर्थिक रूप से कमजोर की संख्या मिलियंस में दी गई है। ये आर्थिक रूप से कमजोर है, कुल आबादी नहीं है। 560 मिलियन, 900 मिलियन, 960 मिलियन, इस प्रकार से अलग अलग देशों में आर्थिक रूप से कमजोर की संख्या दी गई है। और आर्थिक रूप से कमजोर का परसेंटेज दिया है 40%, 72%, देखिए लिखा है प्रतिशत, 60%, 50%, 96%। इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या, अगर 40% आर्थिक रूप से कमजोर भारत में रहते हैं तो इसका मतलब 60% भारत में आर्थिक रूप से मजबूत रहते हैं। बांग्लादेश में अगर 72% आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं तो 28% आर्थिक रूप से मजबूत रहते हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान में, इसी प्रकार से इंडोनेशिया में, इसी प्रकार से अफगानिस्तान में ये स्थिति है। अगर यहां से कुछ डेटा पर काम किया जाए तो डेटा ये बताता है, जैसे भारत को ही देखिए, ये 40% की संख्या आपको दी गई है। हम यहां से दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं कि भारत की कुल आबादी कितनी है, और साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि भारत में कितने लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं। कैसे, सुनिए, 20 दूना 40 होता है, 20 तिया 60 होता है। अनुपात के हिसाब से आर्थिक रूप कमजोर और मजबूत की बात करो 3:2 है। कमजोर की संख्या यहां दी है, अर्थात 2 का मान आप कंपेयर कर लीजिए, 560 है, 1 का मान 280 होगा। अगर हम 5 का मान निकाले तो कुल आबादी आ जाएगी टोटल, ठीक है, टोटल आ जाएगा, आप लोग जोड़ सकते हैं। और अगर 3 का केवल मान निकाले, भाई 5 का निकालने के लिए 5 शून्य शून्य, अगर हम 5 का निकाल रहे हैं 5 शून्य शून्य, 5 अठे 40, 5 दूना 10, 4 14। और अगर केवल और केवल आर्थिक रूप से मजबूत निकाल रहे हैं तो 3 का मान निकालना होगा, 3 शून्य शून्य, 3 अठे 24, 3 दूना 6, 6 दो 8, 840। 840 मिलियन भारत में आर्थिक रूप से मजबूत है, 560 मिलियन भारत में आर्थिक रूप से कमजोर है, 1400 मिलियन की आबादी इस कंडीशंस के हिसाब से। एक और तालिका आपको दिया गया है, एक और कॉलम दिया है, इसमें जो वयस्क पुरुष हैं और महिला हैं लेकिन जो आर्थिक रूप से मजबूत है उनका अनुपात दिया है। मतलब आर्थिक रूप से मजबूत का जो अमाउंट आया 840 आया है। हम यहां बांट सकते हैं कि कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं अनुपात के हिसाब से, क्योंकि 7:5 दिया है। अगर बांटना है तो बांटिए, 7 5 कितना होता है, 12, 12 बराबर 840 कर दीजिए, 1 बराबर 12 सते 84, 70 कर दीजिए। पुरुषों की बात करनी है तो 7 का मान 490 हो गया, महिलाओं की बात करनी है तो 5 का मान 350 हो गया। इस प्रकार से हम किसी एक देश को अगर हम फिल्टर कर रहे हैं तो प्रत्येक देश की अपडेट ले सकते हैं और प्रत्येक देश से संबंधित जितनी भी अपडेट्स या क्वेश्चंस की डिमांड होगी उसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में चलते हैं, चलना नहीं चाहिए ना हम लोग को। देखिए पाकिस्तान में कहा है कि 60% आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है, इसका मतलब 40% आबादी यहां पर आर्थिक रूप से मजबूत होगी। हमें आर्थिक रूप से मजबूत महिलाओं की संख्या बतानी है, यही पूछा है। तो सबसे पहले यहां पर हम बांट दे चीजों को डिफाइन कर दे, कैसे, 20 तिया 60 होता है, 20 दूना 40 होता है, 3:2 का अनुपात है। 3 का मान आपको दिया है, 2 का मान आपको पहले आर्थिक रूप से मजबूत लोगों की संख्या निकालने के लिए बताना है। 3 बराबर आप 960 कर दो, 1 बराबर 3 तिया 9, 3 दूना 6, 320 हो गया। आर्थिक रूप से मजबूत कितने लोग हैं, 2 बराबर 640, 640 मिलियन आर्थिक रूप से मजबूत है। अगर 640 मिलियन आर्थिक रूप से मजबूत हैं, 640 मिलियन आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उसमें पुरुषों की आबादी महिलाओं की आबादी हम दोनों डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेशियो हमको दिया है 3 और 17 का। 3 और 17 को जोड़ दे 20 कर दे, 20 बराबर 640 कर दे, कर दिया। 1 बराबर भाई 32 हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं की संख्या निकालनी है, महिलाओं की संख्या देखिए 17 है, तो 17 से इसको गुणा करें, 17 दूना 34 होता है, 17 त्रिक 51, 51 3 54 होता है। 544 मिलियन यहाँ पर महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से क्या है, मजबूत हैं, जो आपको देखिए सी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन के रूप में दिया गया है। तो सी ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं, सवाल का करेक्ट हल। आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा ना। ये 8वां नंबर डन होता है। 9वें पर चलिएगा, सवाल क्या है, यदि भारत में आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष और महिला वयस्कों का अनुपात 1:1 है, मतलब भारत में आर्थिक रूप से जो मजबूत और कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष और महिलाओं की संख्या इस अनुपात को देखकर लग रहा है बराबर है। लग रहा क्या, एकदम क्लियर हो गया। तो भारत में कुल वयस्क महिलाओं की आबादी क्या है, कुल वयस्क का मतलब आर्थिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से कमजोर दोनों की बात हमें करनी है। देखो ये तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि भारत में आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं वो 560 टोटल संख्या है। अगर यहां पर फीमेल करेंगे, ये कमजोर हैं, ये क्या है, कमजोर है। यहां पर अगर आप फीमेल करेंगे, क्योंकि मेल फीमेल का रेशियो 1:1 है, तो फीमेल की संख्या जस्ट आधी हो जाएगी, 280 होगी। सही है ना, 280 हो गई। अब हमें मजबूत की संख्या और निकालनी है। भाई अगर मजबूत निकालना है तो 60% मजबूत होगा, 20 दूना 40 है, 20 तिया 60 है, तो 2 का मान अगर इतना है
2 का मान 560 है, 1 का मान 280 होगा। यस, तो 3 का मान अर्थात भारत में आर्थिक रूप से मजबूत 3 शून्य शून्य 3 अठे 24 3 दूना 6 2 8 840 है। 3 शून्य शून्य 3 अठे 24 3 दूना 6 840 मिलियन यहाँ भारत में आर्थिक रूप से मजबूत लोग रहते हैं। करेक्ट है। इसमें कितनी महिलाएं हैं, इसके लिए हम इस रेशियो के पास गए, 7 5 को जोड़ा 12 है, 12 बराबर 840 कर दिया, 1 बराबर 12 सते 84 70 हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 का मान निकालना है, तो 5 बराबर 7 7 पचे 35 350। ये फीमेल है जो कि आर्थिक रूप से मजबूत है। हमें टोटल आबादी निकालनी है, टोटल आबादी निकालनी है जो कि 280 प्लस 350 है। टोटल जोड़ के देखिए कितना है, जोड़िए, शून्य 8 5 13 3 2 5 1 630 मिलियन। 630 मिलियन भारत में महिलाओं की आबादी है जो कि आर्थिक रूप से मजबूत और कमजोर दोनों हैं, क्योंकि मजबूत की संख्या है निकला है, कमजोर हमने पहले से निकाला। अगर इसमें डाउट हो तो आप लोग लिख देना, क्योंकि ये एकदम क्लियर था, आर्थिक रूप से कमजोर थे और पुरुष महिला बराबर थे, तो आधे पुरुष आधे महिलाएं, तो 280 यहां से निकल कर आया। हमने आर्थिक रूप से मजबूत महिला टोटल निकाला, उसमें से रेशियो लेकर के आर्थिक रूप से मजबूत हमने महिलाओं को निकाला और टोटल जोड़ दिया, तो उत्तर आपके सामने है। 10वां देखिएगा, सवाल क्या कहता है, पाकिस्तान की कुल कितने प्रतिशत वयस्क पुरुष, कुल कितने प्रतिशत वयस्क पुरुष आबादी आर्थिक रूप से मजबूत है। अभी जैसे पाकिस्तान का हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब जो इसके पहले वाला जो सवाल था, वहां पे जैसे पाकिस्तान की यह बात है, 40% यहां पर आर्थिक रूप से लोग मजबूत हैं, 60% लोग आर्थिक रूप से वीक है, कमजोर हैं। उसमें हमसे एक चीज कहा है इसने कि पाकिस्तान की कुल कितनी प्रतिशत वयस्क पुरुष आबादी आर्थिक रूप से मजबूत है। इसके लिए 2 चीज चाहिए, एक तो पाकिस्तान की कुल आबादी चाहिए जो निकल जाएगा, दूसरी चीज पाकिस्तान की वह आबादी जो कि पुरुषों की है और आर्थिक रूप से मजबूत है। तो हमें 2 अपडेट्स चाहिए, आइए देखता हूं। सबसे पहले देखो ऐसे कर लो, 20 दूना 40 20 तिया 60, करेक्ट है। 3 2, अब देखो 3 की वैल्यू आपको दे रखा है, 3 का मान कितना है बताइए, 960, आर्थिक रूप से कमजोर। 1 का मान भैया 320, सही है ना, 3 तिया 9 3 दूना 6, करेक्ट है। अगर हमें टोटल आबादी को निकालना हो तो टोटल देखिए 5 होगा, टोटल कितना होगा 5, 5 से 5 शून्य शून्य 5 दूना 10 5 तिया 15 15 1 16, 1600 आबादी है टोटल पाकिस्तान की, जो आर्थिक जो टोटल है, बेसिकली हमने टोटल की बात कर दी, करेक्ट है। यस, अब ये टोटल आबादी हो गई। अब इसमें आर्थिक रूप से मजबूत कितने लोग हैं, इसकी संख्या 2 है भाई, 1 का मान निकला ही था, 2 का मान और निकाल दो, ये आर्थिक रूप से मजबूत है जो 640 हो जाएगा। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, यही 640 और 960 जोड़िए, 915 और 1600 टोटल आबादी है। इसमें पुरुष कितने हैं, अब पुरुषों को निकालने के लिए हम रेशियो पकड़ लिए, 3 7 3 और 17 20 कर दिया। 20 बराबर आप क्या कर सकते हो, 20 बराबर आप यहां पर 640 कर दो, 1 बराबर आपका 32 होगा, करेक्ट है। और पुरुषों की संख्या अगर सोचो तो पुरुषों की संख्या 3 है, तो 32 या 96, ये पुरुषों की आबादी है जो आर्थिक रूप से मजबूत है। और टोटल आबादी आप देख रहे हैं 1600 है, करेक्ट ये है। परसेंटेज बनाना है 96 को, किसका बनाना है बोलिए, 96 गुड़े आप 100 कर दें। अगर 96 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 96 गुड़े 100 बटे कितना कर दें, 1600, 16 छके 96, देखिए बगल में ये 6%, राइट सोल्यूशन हो जाएगा इस सवाल का, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वयस्क आबादी का योग, देखो अभी पाकिस्तान वाला तो भाई हमने आपको निकाल करके दिया था, कितनी टोटल आबादी थी बताएं, 1600 मिलियन थी, ये सही है यार, 1600 के ऊपर आएगा, सब 1600 के ऊपर है। अब चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान की स्थिति क्या है कि 96% लोग आर्थिक रूप से यहां पर क्या है, कमजोर है, जिनकी संख्या कितनी है 300। टोटल आबादी अगर 96% लोग कमजोर हैं तो 100% की आबादी हो गई, तो 100% का मतलब यहां पर वैल्यू निकालो, देखो कितना होता है ना। जैसे 4 से कर दीजिए या किससे काटें इसको, हम लोग यहां पर देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको इसको 4 से काटना चाहिए, 4 से काट सकते हैं, वैसे 8 से भी काट सकते हैं ना, 8 से भी काट सकते हैं। देखिए 8 से काटिए, 8 12 में 96 और 12 8 96, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 नहीं, 8 से कट नहीं रहा है, तो ऐसे में आप एक काम करो, 6 से पहले काट दो, 6 16 बार होता है, 6 पंचे 30 50 बार होता है, करेक्ट है ना। 4 चौके 16 और 4 25 बार होता है, करेक्ट है। 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, ये भी 25 हो गया। 25 25 में 625 होता है, 625 बटा आपको 2 करना पड़ेगा, 2 तिया 6 2 1 के 2 2 दूना 4 2 312.5 मिलियन है।
अफगानिस्तान की कुल आबादी 312.5 मिलियन है। पाकिस्तान की पहले से आ चुकी है, 312.5 इसमें ऐड कर दीजिए, 1912.5 मिलियन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कंप्लीट आबादी है जो डी ऑप्शन में आपके पास है। इस प्रकार देखिए, एक बार सवाल पर अगर कंट्रोल हो जाता है ना, तो फिर सब चीजें स्मूथ होने लगती हैं, चलने लगता है, सब आसान होने लगता है। तो इसलिए आपको ऐसे ही ध्यान देना है जैसे मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश में वयस्क पुरुषों की संख्या, बांग्लादेश में वयस्क पुरुषों की संख्या। ये बांग्लादेश बड़ा अजीब सा देश है भाई, आज तक मुझे इसका सिस्टम ही नहीं समझ में, इसका नेचर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है। जो आर्थिक रूप से मजबूत है, मतलब मुझे बांग्लादेश के उनकी संख्या निकालनी पुरुषों की जो कि आर्थिक रूप से मजबूत है। इंडोनेशिया में आर्थिक रूप से मजबूत जो वयस्क महिलाएं हैं उनकी संख्या से कितना कम है, ये भी कमी है, आइए देखता हूं। सबसे पहले देखिए, बांग्लादेश में 72% आर्थिक रूप से कमजोर है, 28%, 28 ही होगा ना, हाँ 28% आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो पहले आर्थिक रूप से मजबूत बांग्लादेश के पुरुषों की संख्या निकालिए, कैसे निकलेगा, देखिए 4 से काटिए, कितना जाएगा, 4 18 होता है, 4 सतह होता है, सही है, यस। आप इसको देखो तो यहां पर स्थिति है 18 पंचे 90, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें तो 1 का मान 5 आएगा, 50 आएगा। 50 को 7 से गुणा कर दें तो बांग्लादेश में 350 मिलियन आर्थिक रूप से मजबूत लोग रहते हैं, सही कर रहा हूं। इसमें पुरुषों को अगर कैलकुलेट करना है तो इनका रेशियो देखो 4:3 का दिया है, 4:3 होता है 7 बराबर 350, तो 4 हो गए पुरुष, 4 बराबर क्या हो जाएंगे पता है, 200 मिलियन बांग्लादेश में क्या है, आर्थिक रूप से मजबूत पुरुष रहते हैं। हम चलते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आते हैं, ये है, यहां बढ़िया है भाई, 50% आर्थिक कमजोर है तो 50% आर्थिक मजबूत है। और यहां इंडोनेशिया में लिखा है हमसे आर्थिक रूप से मजबूत वयस्क महिलाओं की संख्या, तो 50-50 का सिस्टम है। 644, अगर ये 50 है तो अगला भी 644 ही होगा। 644 यहाँ आर्थिक रूप से मजबूत लोग रहते हैं, इनको बांटो, यहां से महिलाएं निकालो, इनकी संख्या टोटल कितनी है, 3 2 5 है, इनको 5 से कंपेयर कर दें। 5 बराबर अगर इतना है तो 1 बराबर बोलिए क्या होगा, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 8 40, 128.8 हो गया। लेकिन महिलाएं हैं कितनी, 2 से गुणा कर दें, तो 2 8 16, 2 8 16 1 17, ठीक है, 2 दूना 4 1 5, 2 1 के 2, 257.6 हो गया। दोनों का डिफरेंस कर दें, इन दोनों का अंतर कर देखिए कितना आता है, दोनों का डिफरेंस करके देखिए आपके सामने हो जाएगा भाई, यहाँ पर 200 है 0.00, वैसे भी कर लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं भाई। 43 होगा 42 दशमलव कितना आना चाहिए, अगर ऐसे टोटल हम लोग करते हैं भाई। इसका सोल्यूशन करिए, हमने कहा 200 है और यहाँ पर 257.6 है, तो साफ साफ इसमें कुछ करने की नीड थोड़ी है, साफ साफ दिख रहा है 57.6, ज्यादा है कम है, 57.6 आपका मिलियन है, जो कि इंडोनेशिया की महिलाएं हैं। और वो महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जो बांग्लादेश के आर्थिक रूप से मजबूत पुरुषों से भी 57.6 मिलियन ज्यादा है। तो 12वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो गया, यस। नेक्स्ट चलिएगा, वो सवाल डन हो गया। इधर सवाल देखिए अपने पास एक शानदार आया, प्रतिशत की तुलना पर आधारित सवाल है, खपत पर आधारित सवाल है। आइए समझते हैं क्या है। डीजल की कमी, डीजल की कीमत में 26% की जब वृद्धि होती है, डीजल का अपना एक सर्टेन प्राइस था बट उस प्राइस में 26% का इंक्रीज होता है, तो बजट पर लोड पड़ा व्यक्ति के, तो उसने सोचा कि चलो मैनेज करे। तो मैनेज करने में देखिए 2 तरह का मैनेजमेंट है, या तो कम उपयोग करे, क्योंकि अगर पैसे बचाने हैं उतने ही पैसे में काम करना है। फिर उसको लगा नहीं, अगर काम नहीं करूंगा तो हमारा चलेगा कैसे, इसलिए उसने डीजल के लिए अपने बजट को बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने 15% की वृद्धि अपने बजट में करी, उससे ज्यादा कर नहीं पाया। फिर भी वह अपनी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाएगा, उसमें कमी ही करनी पड़ेगी। ऐसे सोचा करिए, किसी वस्तु का जितना दाम होता है उतना ही आपका बजट होता है, उतना ही क्या होता है, बजट होता है। दाम अगर 100 था, उतना ही बजट था, उतने रुपए लेकर गए डीजल खरीदने। बट दुकानदार ने कहा नहीं नहीं, डीजल तो आप नया दाम हो गया, इसका दाम बढ़ गया है। हमने कहा कितना, कहें 26% बढ़ा है, 26% बढ़ करके इसका दाम कितना हो गया, 126। उसने हमसे उस डीजल के लिए जिसके लिए मैं प्रतिदिन 100 रुपए खर्च करता था, आज 126 की मांग करी। मैंने अपने सारे जेब टटोले और कुछ नहीं समझ में आया, तो अंत में हमने देखा हम केवल 15 रुपए बढ़ा पाए, अर्थात हम उसको 115 देने की स्थिति में है। तो उसने कहा सर हम आपको पूरा डीजल नहीं दे सकते, आपको डीजल कम लेना पड़ेगा। कितना कम लेना पड़ेगा, 126 से 115 घटाएं तो 11 कम लेना होगा, गुणे 100 कर दें बटे आप 126 कर दें, सही है। 2 छंगे 12, 2 तिया 6, अर्थात ये 50 हो गया, तो 11 25 55 होता, 550 बटे 63 हो गया। अब इससे इसको भाग कर दें, अपने आप कंफर्म हो जाएगा। देखिए कितना बार जाता है भाई, सिंपल सी बात है,
यहाँ आपका 550 से अच्छा ऑप्शन इतने नजदीक नजदीक है कि आप बहुत रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो 550 को जब मैंने 63 से भाग किया, 6 8 48, 8 बार जाएगा मेरे हिसाब से, 8 त्रिक 24, 8 छंगे 48, 48 2 50, क्योंकि उसके ऊपर जाएंगे 9 त्रिक 27, 9 छंगे 54 ज्यादा हो जाएगा। तो 8 बार परफेक्ट है, 10 से 4 6 होता है और 4 होता है, तो यहाँ पर उस हिसाब से 46 या समथिंग करके जा भी रहा, तो 8 पे तो एक ही विकल्प है। अगर मान लो हम गलत भी करें तो भी हमारा उत्तर 8.7% ही राइट सोल्यूशन देगा। तो करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं जो कि सी ऑप्शन में है। करेक्ट है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। देखो, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखने का और करने का सलूशन है। जैसे एक बात मैं इस सवाल को करने से पहले आपको बता दूं, अगर कभी माइनस ए है, बेस किसी नंबर का नेगेटिव है, पावर अगर एक विषम संख्या लगी है, विषम मतलब ऑड है, तो इसका जो भी मान आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। जैसे -5 की पावर अगर 2 करिए तो आपको +25 मिलेगा, लेकिन इसी -5 की पावर अगर आप +3 करेंगे, मतलब ऑड मिले करेंगे, तो -125, अर्थात जितना मान आएगा उसमें माइनस लग जाएगा। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो सवाल दिया उसमें सब में क्यूब रूट पूछा है, घनमूल पूछा है, तो घनमूल घन पे ही डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लीजिए 2197 उसका घनमूल करना है, तो हमें एक ऐसी संख्या बता करनी है जिसका घन करने पर 2197 हो जाए। तो घन में तो विषम ही पावर है ना, यस। तो आपको 2197 के लिए सोचना है कि इसका घनमूल क्या होगा। कैसे कर पाएंगे, आइए सोचिए। ऐसे हम 3 अंक लेके अलग कर देते हैं। 2 के लिए 1 लीजिए, क्यों 1 लीजिए? क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर 1 ही आता है, जो 2 से कम रहता है। 7 के लिए आपको क्या लिखना है पता है? 3। हमेशा याद रखिएगा, घनमूल करते समय अगर अंत में 7 आ रहा है तो घनमूल के अंत में 3 आएगा। 3 आ रहा होता तो 7 आता, क्योंकि 3 का घन करने पर 27 अंत में 7 आता है, 7 का घन करने पर 343 अंत में 3 आता है। 2 होता तो 8 लिखा जाता, 8 होता तो 2 लिखा जाता, बाकी सब में एज इट इज लिखा जाता है। ये -13 हो गया। कितना हो गया? -13। पूरा करिए। ये तो एकदम बर्बल है, 125 का घनमूल 5 होता है, बट हमें लिखना होगा -5। यहां लगा है भाग, लगा रहने दीजिए। ये नॉर्मल नंबर है, 27 का घनमूल 3 और 512 का 8 होता है, क्योंकि 3 का घन 27 और 8 का घन 512 होता है। करेक्ट है। ये भाग नहीं, इसको भी गुणा बनाइए। -13 गुणे -5 तो चलो ठीक है, बट इसको गुणा बनाइए और इसको 8/3 कर दीजिए। भिन्न का भाग वैसे ही कहां होता है, हम सिंपली गुणा ही कर देते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं। समझ रहे हैं? बस आपको सिंपली माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है। 8 पंचे 40, 13 चौके 52, 520 होगा। नीचे कितना रहेगा? 3 रहेगा। ये आपको देखिए बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन के रूप में दिख रहा है। करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये देखो, बहुत ही शानदार ये आयात निर्यात की डीआई, जो बहुत ही प्रिडिक्टेबल डीआई है। इस पर तो जरूर आप फोकस कर लीजिए, क्योंकि हर बार टच करी है, इधर पुलिस के एग्जाम में, उधर पहले भी, और 21 में भी, 22 में भी, 23 में, हर समय ये डीआई आपके सामने आई है। यह रेशियो देता है, एक ऐसा रेशियो देता है जैसे इस सवाल में दिया है, दो रेखा ग्राफ है। रेखा ग्राफ तो एक ही है, इसमें 2 लाइंस हैं। इसमें प्रश्नों का उत्तर देना। इसमें 2 कंपनियां हैं, 2 कंपनियां हैं, इनके निर्यात आयात का रेशियो है। निर्यात आयात का रेशियो है, मतलब ऊपर रहेगा निर्यात और नीचे रहेगा आयात। करेक्ट है। अब जैसे मान लो हम किसी एक कंपनी को देखें, मान लो हम 1995 में गए और हम कंपनी ए की बात किए, तो यहां पर अगर हम इसका भिन्न बनाएंगे, 101.75 है, तो मैं लिखूंगा 175/100। काटेंगे तो 25 सत्ते होता है, 25 चौके होता है, मतलब 7/4 हुआ। अर्थात 7 अगर निर्यात है, 7 सामान आपने बेचा है, तो आयात किया था 4 सामान का, ये आपका आयात है। इसी प्रकार से अगर हम इधर इसकी बात करें, कंपनी बी की, तो इसको सॉल्व करने पर 75/100 होगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100। 3 अगर निर्यात है, 3 सामान आपने बेचा है, तो 4 सामान आपने मंगाया है। ये स्थिति है। समझ, निर्यात आयात का रेशियो हमको प्रत्येक कंपनी का प्रत्येक वर्ष में अलग अलग करके दिया। रेशियो सेंस वैल्यू नहीं जनरेट करता, रेशियो केवल तुलना करवाता है कि हमारा आयात ज्यादा था, निर्यात कम था, किस रिस्पेक्ट में था, यही हमको निर्धारित करके देता है। सवाल देखिए कैसे कंफर्म करना, अगला हमारे पास है। 1995 में, किस साल में? 95 में कंपनी ए, मतलब ब्लैक कलर की लाइन, का निर्यात कंपनी बी से दुगुना था। 1995 में कंपनी ए का निर्यात, कंपनी ए मतलब ब्लैक कलर की लाइन, अगर इसको भिन्न में बनाए तो 7/5 होगा। 7/5 ना भाई, 7/4 होगा। करेक्ट है। अपने पीछे अपनी बनाया भी था। तो ऊपर का हो गया निर्यात, ऊपर के क्या हो गया? निर्यात। और नीचे का क्या हो गया? आयात। ऊपर का निर्यात है, नीचे का आयात है, 7/4 है। सवाल को पढ़िए पूरा, क्या कहता है। 1995 में कंपनी ए का निर्यात कंपनी बी से दुगुना था। अभी बी की अगर हम बात करें तो अभी किया था, 3/4 है। ए इसका निर्यात है,
ए इसका निर्यात, ए इसका आयात है। देखिए हम इस तुलना को जस्टिफाई नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। जैसे इसमें कहा है 1995 में कंपनी ए का निर्यात कंपनी बी से डबल था, अभी तक कुछ भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इस तरह की तुलनाएं नहीं होती हैं। रेशियो को रेशियो से कंपेयर नहीं इस प्रकार से किया जाता है। सवाल कहता है यदि वर्ष के दौरान कंपनी ए का आयात, कंपनी ए का आयात मतलब यह वैल्यू 180 करोड़ है, यहां से ही सब डिक्लेयर हो जा रहा है, तो उस वर्ष के दौरान, इसी साल के दौरान मतलब 95 में ही कंपनी बी के आयात की अनुमानित राशि हमको बताएं। अब सब कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो, आप मेरी बात सुनिएगा, 4 का मान मतलब इसका आयात आपको दिया है, 4 बराबर कितना दिया बोले 180 दिख रहा है, 1 बराबर 45, 45 चौके 180 होता है, यस। इसका निर्यात बोलो कितना है 7, 7 बराबर 7 पचे 35, 7 चौके 28, 3 31, 315 करोड़ का निर्यात है। अभी जो 315 करोड़ का निर्यात है ये इसके निर्यात का डबल है, तो यहां कंपनी का आ जाओ, यहां का निर्यात कितना दिया है 3। ये निर्यात एक्चुअली वैल्यू में कितना होगा, क्योंकि जब ओ जैसे मान लो आप मुझे अपना डबल दे रहे हो और मुझे मिला 200, इसका मतलब आपके पास 100 था। अगर इसने अपना डबल निर्यात दिया उसको, तो इसका निर्यात जो ऊपर डबल है वो 315 है, तो इसका निर्यात 315/2 होगा। सही है ना, यस। हमें इसका आयात अर्थात 4 का मान बताना है। 4 का मान देखो कितना हो जाएगा, तुलना करवा दे रहा हूं। देखिए 3 से काटो, 3 1 के 3, 105 हो जाएगा बटे 2, 4 ऊपर जाएगा तो 105 गुणे 4/2, 2 दूना 4 है अर्थात 210 आएगा। 210 करोड़ क्या है 1995 में कंपनी बी का आयात था, जो आपको बी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन पे दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत टफ नहीं है, चीजें आसानी समझ में आ जाएगी। बस एक बार मन लगा के देख लीजिएगा कैसे कैसे कर रहा हूं। अगला सवाल देखो क्या कहता है, किस वर्ष में कंपनी बी के आयात और निर्यात के बीच अंतर अधिकतम था। अब जैसे कंपनी बी की बात कर रहा है मतलब लाल कलर वाली लाइन, जैसे अगर आप सोचो हम आयात निर्यात या निर्यात आयात का रेशियो दिया है, जैसे इसे 3/4 कहेंगे, इसे भी 3/4 कहेंगे, देख लीजिए भिन्न बना बना के, इसे 1/1 कहेंगे, इसे 5/4 कहेंगे, 125/100 होगा, इसे भी 1/1 कहेंगे, इसे भी 5/4 कहेंगे। हम कंपनी बी को पकड़ रहे थे, उनके हम निर्यात आयात का रेशियो बना दिए। अंतर कह रहा किसमें अंतर ज्यादा था, अधिकतम था। अंतर देखो क्या हम रेशियो को देखकर, दरअसल ये वैल्यू नहीं होती है। जैसे होता क्या है ना कि तुलना जो होता है मान नहीं जस्टिफाई कर सकता। अगर 1 करोड़ और 2 करोड़ की तुलना 1 और 2 की है, तो 1 रुपए और 2 रुपए की भी तुलना 1-2 की होगी, 1:2 होगा, तो उससे हम मान थोड़ी निर्धारित कर पाएंगे, डिफरेंस नहीं निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए जब भी तुलनाएं दी जाती हैं मान पर आप अपना कमांड नहीं दिखा सकते जब तक कोई मान ना दिया हो। तो इसलिए इस समय इस सवाल का उत्तर डी ऑप्शन होगा। ज्ञात नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने मान पर हमको फोकस करा दिया। हाँ, कहीं अगर हमको सभी जगहों का आयात निर्यात कुछ दिया होता तो जरूर हम सोचते, जरूर निर्धारित करते। इस हिसाब से सोचिएगा। एक चीज कह सकता था कि आयात का निर्यात की तुलना में जो परसेंटेज था वो प्रतिशत अधिकतम कम ज्यादा कहां था, तो हम बता सकते थे, लेकिन ऐसे वैल्यू के आधार पर हम निर्धारित नहीं कर सकते, समझ लीजिएगा। 1998 मतलब ये साल है, कंपनी ए का निर्यात रुपए 237 करोड़ था। कंपनी ए मतलब भैया ए लाइन, ये लिखा है साफ साफ 3/4, समझ रहे हैं। ए निर्यात है और ये क्या है, आयात है, करेक्ट। सवाल कहता है ए का निर्यात 237 करोड़ था, आयात 237 करोड़ था कंपनी ए का 1998 में, करेक्ट है। तो हम लोगों को 4 का मान दिया है, तो सवाल हमसे कहता उस वर्ष नहीं, ये निर्यात का मान था भाई, ये निर्यात था, तो उस वर्ष कंपनी का आयात क्या था। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनो, हम लोग को निर्यात दिया जिसकी वैल्यू 3 है, तो 3 बराबर आप 237 कह दो। हम लोग को आयात बताना है जो कि 4 है। सवाल बहुत आसान था, 3 7 21 होता है, 3 9 27 होता है, 4 से गुणा करो, 4 9 36, 4 7 28, 28 3 31, 316 करोड़ का आयात था, जो कि आपको डी ऑप्शन में सही उत्तर के रूप में दिया है। तो 17वां सवाल आपका सही होता है, जो 316 करोड़ है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात आयात से अधिक था, ये देखिए सही है, मैं आपको समझाऊं। दरअसल इसने कहा निर्यात आयात से अधिक, अगर भिन्न लिख रहे हो और भिन्न में ऊपर का मान, जैसे इसने ए कहा पहले ही पता है निर्यात है, पहले ही पता है आयात है। अगर सवाल कह रहा है कि निर्यात आयात से अधिक है, तो इसका मतलब अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, मतलब जो भिन्न बने ना
वह एक से बड़ा हो। जब अंश भिन्न का हर से बड़ा होता है तो भिन्न एक से बड़ा होता है, और अंश अगर छोटा होता हर बड़ा होता है तो भिन्न एक से छोटा होता है। सवाल पर आइए क्या कहता है। कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात आयात से अधिक था। हम लोग यहाँ पर कंपनी ए को देख रहे हैं, अर्थात ब्लैक कलर की लाइन को देख रहे हैं। यहाँ पर आपने पहले ही पढ़ा है 7/5 7/4 है, यह आपका 3/2 होगा, यह आपका 7 फिर से 4 होगा, यहाँ पर आपका 3/4 होगा, यहाँ भी 3/4 होगा, यहाँ 1/1 होगा। भिन्न के हिसाब से देखिए कौन कौन एक से बड़ा है। यह भिन्न एक से बड़ा है मतलब निर्यात ज्यादा है आयात कम है, यह भिन्न एक से बड़ा है निर्यात ज्यादा आयात कम है, यह भिन्न एक से बड़ा है निर्यात ज्यादा आयात कम है। लेकिन यहाँ पर भिन्न एक से छोटा है, भिन्न एक से छोटा है, भिन्न एक के बराबर है। तीनों नहीं ले सकते, यही 3 ले सकते हैं। जहां पर भिन्न सभी एक से बड़े हैं मतलब निर्यात ज्यादा है आयात कम है, तो ऑप्शन हम बी लगाएंगे, क्योंकि 3 ऐसे वर्षों में हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है। और आई होप सबको सवाल समझ में आया भी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1997 में, किस साल की बात करें, 97 में कंपनी ए के आयात में 40% की वृद्धि होती है। कंपनी ए का आयात क्या करता है, 40% बढ़ जाता है। 97 में कंपनी ए रही है और इसका जो देखिए रेशियो क्या है, 7/4 है। ए निर्यात है, ठीक है, ए निर्यात है और ये क्या है, आयात है। समझ रहे कि नहीं, ए निर्यात है आयात है। सवाल क्या कहता है कि इसके निर्यात में, सॉरी आयात में 40% की वृद्धि होती है, मतलब निर्यात वही रहता है, निर्यात वही रहता है, आयात केवल 40% बढ़ जाता है। तो 40% बढ़ना मतलब हम इसको कह सकते हैं जैसे कोई मान है और उसमें हम 40% की क्या कर रहे हैं बताएं, वृद्धि कर रहे हैं। 40% की वृद्धि का मतलब है a गुणे 140%, वह अपने आप का 100 प्लस उतना परसेंट हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 140%। अब 4 गुणे अगर 140% है तो थोड़ा ऊपर वाला तो चलो ठीक है, इसको थोड़ा समझ लो कि 4 गुणे ये आपका 140/100 होगा, परसेंट हटता है तो बटे 100 आता है, ये खत्म ही हो जाएगा। 2 सते 14 होगा, 2 पंचे 10 मतलब 7/5 होगा। समझ रहे हैं चीजों को, यस। अगर इतना हो गया और इसको हम प्रॉपर भिन्न की तरह सोचेंगे तो 7 रहेगा बटे 4 रहेगा गुणे 7 रहेगा, 5 तो ऊपर ही चला जाएगा, 7 से कटा, यह 5/4 हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो 5/4 आया है ये निर्यात आयात का रेशियो होगा, ये तो निर्यात रहेगा ना आपका, और ये क्या रहेगा, आयात रहेगा। समझ रहे कि नहीं, हमको कहा है, हमसे कहा बढ़े हुए आयात से निर्यात का अनुपात बताओ। तो आयात कितना बनकर आया, आयात बनकर आया है 4 और निर्यात कितना है 5। ये अब आयात है और ये क्या है, निर्यात है। भिन्न में बनाइए, यह 0.8 है। 0.8 देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको राइट सोल्यूशन के रूप में दिख रहा है। करेक्ट हल है 19वां आपका डन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी आपका परसेंटेज का बढ़िया सवाल है और इस तरह के सवालों पर फोकस रखिएगा। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। हम बहुत ज्यादा आपको इधर उधर में फंसाना नहीं चाह रहे हैं, जो जेन्युइन चीजें हैं, जो रिलेवेंट चीजें हैं वही पढ़ा रहा हूं। राघव अपने आय का 40% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है तो बचत 10% घटा लेता है। उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये बताना है। देखो ये आय है, ये व्यय है, ये बचत है। सवाल समझिएगा, आय है, व्यय है, बचत है। किसी भी व्यक्ति की आय 100% होती है, किसी भी व्यक्ति की। अगर वह 80% खर्च करता है, 100 एक ऐसा आंकड़ा जिससे निर्धारित करना बहुत आसान होता है। आय 100 कमाता है, 80 खर्च करता है, बोलो कितना बचाता है, 20। सवाल कहता है अगर आय में 12% की वृद्धि अर्थात 112, 100 पर आप जो परसेंट बढ़ाइए सीधा जोड़ दीजिए, नई आय 112 हो गई। और उसने कहा कि बचत 10% घटा लेता है, तो बचत पहले 20 होता था, अभी वह 10% घटाएगा। 20 का जो 10% होगा, 20 का 0 घटाइए, 2 कम होगा, 2 घटा दीजिए तो 18 हो गया। 20 का 10% क्या होगा, 2 होगा, 2 कम करिए। तो पहले तो वह 20 बचाता था कम इनकम पर, अभी तो 18 बचाने लगा। तो खर्च कितना किया आप खुद सोचिए, 112 से 18 घटा दें। 112 से 18 घटाने का मतलब 12 घटता तो 100 होता, 8 और घटा, 12 घटता तो 100 होता, मतलब अब 6 और घटा तो 94 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 94 18 जोड़ी, 94 10 104, 104 8 112 करेक्ट है। अब सवाल हमसे पूछा है कि व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आप खुद देख लीजिए कितना बढ़ रहा है। 80 से 84 हो रहा है, 94 हो रहा है, 14 बढ़ रहा है, 80 10 90 4 94, 14 बढ़ रहा है। 14 किस में बढ़ रहा है, 80 में बढ़ रहा है। तो 14 गुणे 100 करिए बटे 80 करिए, 20 100 के 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 14 पंचे 70 है, 70/4 है, ठीक है।
तो 70/4 है। आप इससे भाग करिए, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 ये 35 कर सकते हैं। 35/2 मतलब 17.5। 17.5% का यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर उसकी जो है व्यय में, अर्थात जो उसने खर्च करना शुरू किया उस खर्च में वृद्धि 17.5% की देखने को मिलेगी। एक बार फिर से जज करिएगा। राघव अपनी आय का मतलब 80% खर्च करता है, 20 रुपए बचाता है। अगर आय में 12% की वृद्धि होती है तो 100 में 12% जुड़ा था तो सिंपल 12 जुड़ा 112 हुआ। उसने कहा बचत में 10% कमी कर दिया, 20 का 10% 2 होता है, 18 हो गई। अगर उसने 112 कमाया, 18 उसने बचाया, तो इसका मतलब 94 उसने खर्च किया। तो पहले वह खर्च केवल 80 करता था, अभी वह खर्च 94 करने लगा। 14 का इंक्रीज है, किस में इंक्रीज है, 80 में। तो 80 में इंक्रीज है तो यह वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 17.5%। 17.5% की वृद्धि उसे व्यय में देखने को मिल रही है। राइट सोल्यूशन इसका हो जाएगा, ये 20वां डन होता है। 21वां देखिए क्या है। एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसके औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना था। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आप लोग आराम से कर सकते हैं। उसने अपनी 13वीं पारी में 13th इनिंग्स में 97 इंक्लूड किया, 97 रन बढ़ाए, उसके हिसाब से औसत में 5 का इंक्रीज देखने को मिला। हम 2 प्रकार से करके देते हैं। यहां पे लिखिए पारी, यहां लिखिए पारी, और यहां लिखिए औसत। करेक्ट है, पारी लिखिए औसत लिखिए। मुझे एक बात बताइए, उसने 13वीं पारी खेली, इससे पहले कितनी पारी खेली थी, 12। इसने कहा उसके पहले उसका कुछ औसत था, हमने कहा चलो यन था। करेक्ट। उसने फिर एक पारी खेली, जिस पारी के खेलते ही पारी की संख्या 13 हो गई, और उस पारी में उसने रन कितने ऐड किए, 97, जिसकी वजह से औसत कितना बढ़ गया, 5। यही है सवाल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 13वीं पारी के बाद उसका औसत अर्थात n+5 क्या होगा। जो एवरेज पुराना था उसमें 5 जोड़ करके आपको बताना है। आपको पहले पुराना औसत अगर बताना है, मतलब n का मान बताना है, तो पहले चेक करिए कितना बढ़ा है। आपने कहा सर 5 बढ़ा है, कुछ मत करिए, सिंपल देखिए, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप यहां आइए, आप इसको 5 से गुणा करिए, जितना बढ़ा है 65 बढ़ा है ना, इसको इसमें जोड़ दें, बस 65 में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद भैया इसी पारी के बराबर कर दें, 97। तो इसका मतलब आप डिफरेंस देख लीजिए, 7 से 5 2, 9 से 6 3, 32 हो गया। 32 में बस केवल और केवल अगर आप नया औसत निकालना चाहते हैं तो 5 जोड़ दीजिए, 37 हो जाएगा। मतलब इस पारी के बाद उसके रनों का औसत 37 हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई खास थोड़ी बड़ी बात थी। भाई औसत कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, यस बढ़ा है। पारियों की संख्या बताओ, 13, तो प्रत्येक पारी के हिसाब से अगर देखें 13 25 65 बढ़ा है। ये 65 जो है, जो इंक्रीज दिख रहा है, इसकी वजह से दिख रहा है। तो एवरेज अगर पता करना है पुराना, डिफरेंस कर दो, 32 आएगा। 32 में 5 जोड़ दीजिएगा तो नया औसत उसका 37 हो जाएगा। इस हिसाब से इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। करेक्ट आंसर है, यस। आगे बढ़िएगा। इस डीआई को देखिए, बहुत ही शानदार डीआई है, आपके सामने है, प्लीज सभी लोग फोकस करिए। दिया गया बार ग्राफ एक दुकानदार द्वारा 5 उत्पादों अर्थात चावल, दाल, गेहूं, चीनी तथा नमक की बेची गई मात्रा किलोग्राम को दर्शाता है, तथा तालिका इनमें प्रत्येक उत्पाद को बेच करके कुल राजस्व जो प्राप्त होता है। देखिए यहां पर जो अलग अलग उत्पाद बेचे गए हैं उनकी वैल्यू बता रहा है। चावल है, दाल है, गेहूं है, चीनी है, नमक है, उनकी मात्रा किलोग्राम में बता रहा है। और क्या रेवेन्यू, क्या राजस्व प्राप्त हुआ है, कितना धन प्राप्त हुआ, ये बताया गया है। जैसे 55 किलोग्राम चावल बेचकर यहां 2200 रुपए प्राप्त किया गया। समझ रहे हैं, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकाल सकता हूं। 50 किलोग्राम दाल बेच करके 3750 रुपए प्राप्त किया गया, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य निकल जाएगा। सब कुछ यहां डिसाइडेबल है। सवालों पर आइए तो क्लियरिटी होगी। चावल का प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य, चावल का प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य। अब यहां एक चीज समझिएगा, ये बेची गई मात्रा है, ये खरीदी गई मात्रा नहीं है। खरीदने से क्रय मूल्य आता है, बेचने से विक्रय मूल्य आता है। यहां अगर आप एक दुकानदार की तरह, तो आपने बेचा है और इतना प्राप्त किया है, विक्रय मूल्य, इट्स नॉट अ क्रय मूल्य। समझिएगा, चावल का प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य चीनी के प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य से कितना कम है। चीनी के प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य, चीनी का विक्रय मूल्य मात्रा टोटल 40 है और मिला है 1200 रुपए, तो चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य होगा 1200/40। अर्थात अगर आप सोचेंगे तो 30 रुपए पर केजी यहां पर चीनी बिकती है, यह विक्रय मूल्य है। सवाल कहता है कि चावल का प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य चीनी के प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य से कितना कम है यदि चावल 60% लाभ पर बेचा गया हो। 60% लाभ पर बेचा गया हो। आइए मैं समझाता हूं। दरअसल हम गए चावल के पास, समझिएगा, चावल ए है,
चावल की टोटल मात्रा जो बेची गई है 55 किलोग्राम है। चावल का जो सोचिएगा, चावल का जो क्या कहते हैं टोटल जो विक्रय प्राप्त हुआ है 2200 है। अर्थात चावल का विक्रय मूल्य अगर 1 किलोग्राम का आपको निकालना है तो 2200 बटे क्या करेंगे बताइए 55। 55 11 पचे 55 होता है, 11 दूना 22, 200 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करें 40। मतलब चावल का जो रेट है 40 रुपए पर केजी है, क्या विक्रय मूल्य 40 रुपए पर केजी है विक्रय मूल्य। लेकिन इसने कहा है यह जो 40 रुपए पर केजी है यह 60% के लाभ से प्राप्त हुआ है। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालिए, देखिए कैसे निकलेगा भाई। 60% का अर्थ क्या होता है, भिन्न में बनाइए 3/5 होता है। बोलिए कैसे, 60/100 कर दीजिए। लाभ हमेशा क्रय पर होता है, अर्थात यह क्रय है और यह लाभ है, अर्थात विक्रय मूल्य बताओ कितना होगा। 5 से 3 जोड़ दो 8 होगा, 5 से 3 यही विक्रय मूल्य है, 8 है विक्रय मूल्य। समझ रहे हैं, 8 का मान आपको दिया है 40, 1 का मान 5, क्रय मूल्य निकालना है तो 5 है ना, तो 5 का मान बोलो कितना 25। 25 रुपए पर केजी चावल का क्या था बताइए क्रय मूल्य था। और चीनी का क्रय मूल्य कितना, चीनी का विक्रय मूल्य कितना है 30। देखो लिखा है चावल का प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य चीनी के प्रति किलोग्राम विक्रय से, क्रय नहीं निकाल सकते थे, कितना कम है। चीनी का 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य 30 है, चावल का 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य 40 था, बट जब क्रय मूल्य निकाला तो 25 आया क्योंकि 60% का लाभ था। तो 25 और 30 के बीच डिफरेंस कितने का है 5 रुपए। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपको 5 लगाना पड़ेगा। करेक्ट आंसर है यस। बढ़िया समझ में आया कि नहीं, कंफर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखो क्या है ध्यान से। यदि 3 किलोग्राम गेहूं 2 किलोग्राम नमक को मिलाया जाता है, 3 किलोग्राम गेहूं लिया और 2 किलोग्राम नमक लिया, इस मिश्रधन का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होगा। आइए सबसे पहले किसकी बात करो, गेहूं की। गेहूं ये है, गेहूं ये है। गेहूं का विक्रय मूल्य बताइए कितना है 900 बटे कितना कर दो 45, 45 दूना 90, 20 रुपए पर केजी है। गेहूं का रेट कितना है विक्रय, ध्यान दीजिए 20 रुपए पर केजी। नमक की बात करो, नमक ये है 600 है ना, 600 बटे कितना कर दो, मात्रा देखो 60, मतलब एक प्रकार से 10 रुपए पर केजी नमक है, विक्रय है दोनों का। अब दोनों को मिला दिया हमने कितना 3 किलोग्राम गेहूं, अर्थात 20 तिया कितना कर दिया 60, 20 तिया 60 प्लस 2 किलोग्राम नमक 10 गुणे 2, टोटल मात्रा बोलो कितनी है 3 और 2 मिला दे तो कितना होता है भाई 5 किलोग्राम सामान आप खरीद रहे हो ना 5, समझ रहे हैं। 20 तिया 60, 10 दूना 20 बटे 5, 60 20 80, 80 बटा 5, 16 पंचे 80, 16 रुपए पर केजी बन जाएगा अगर हम पूरी मात्रा को पूरे सामान को लेकर जाते हैं। जैसे हमने 3 किलोग्राम गेहूं लिया तो दुकानदार ने क्या लगाया होगा भाई 1 किलोग्राम का रेट 20 रुपए है, दिख पा रहा है, तो 20 गुणे 3 कर दिया होगा। नमक की बात करो तो 1 किलोग्राम का रेट 10 रुपए है, तो 10 गुणे कितना कर दिया 2 कर दिया, जोड़ दिया तो टोटल मान वैल्यू कितनी आई 80, 80 बटा 5 कर दो 16 रुपए पर केजी है, डी ऑप्शन। गेहूं से प्राप्त, पढ़िए, गेहूं से प्राप्त कुल राजस्व, गेहूं से कितना राजस्व आया है, गेहूं से आया है 900 रुपए। चावल तथा नमक से प्राप्त राजस्व के अंतर का, चावल तथा नमक देखिए राजस्व मतलब यहां मात्रा से कोई वो नहीं है, जैसे हम लोगों को जितना बेचा गया उसी को कंसीडर करना है, 1 किलोग्राम से नहीं जाना है। चावल और नमक देखो कितना है, चावल कहां ए, नमक कितना ए, दोनों का डिफरेंस बताएं कितना है। दोनों का डिफरेंस देखा तो 2200 और 600 का, 16 6 22 1600 है, करेक्ट है ये। गेहूं से प्राप्त कुल राजस्व चावल तथा नमक से प्राप्त राजस्व के अंतर का कितना परसेंट है, तो अंतर इन दोनों का कितना है 1600 का, 16 6 22 होता है, देखते चलिएगा। इन 900 है, 0 0 चाहे खत्म कर सकते हैं, इसको परसेंट बनाना है, गुणे 100 कर दीजिए बटे 16 कर दीजिए, 4 चौके 16 है, 4 25 है, 25 9 225 है, बटे 4 कर दो, 4 पंचे 20 है, 4 छंगे 24 है, तो इस हिसाब से 56.25% है आपके सामने है, जो विकल्प सी में है, राइट सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, करेक्ट है यस। यदि दाल का प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य 60 रुपए है, दाल का जो रेट है क्रय मूल्य सीपी विक्रय नहीं, ध्यान देना, दुकानदार ने 60 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा है, तो 40 किलोग्राम दाल बेचने पर अर्जित लाभ बताओ क्या है। दाल देखो यहां पर, दाल का पहले विक्रय मूल्य निकालिए। जैसे आप ये सोचो कि अगर दाल मिलती है, खरीदी गई है 60 रुपए पर केजी में, तो 40 किलोग्राम का रेट कितना हो जाएगा 60 गुणे 40, 200 मतलब 2400 रुपए में खरीदी गई, ये टोटल उसकी कॉस्टिंग है, सीपी है। और आप विक्रय मूल्य चलो दाल की देखो कितनी है, दाल की विक्रय मूल्य
दाल कितना मात्रा में बेची गई? 50। 3750 है टोटल रेट, 50 से भाग कर दें। 5 सते 35, 5 बचे 75 रुपए पर केजी के हिसाब से बेची गई है। 75 रुपए पर केजी के हिसाब से करेक्ट है। वैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप 75 गुणे आप 40 कर दो क्योंकि 40 है ना, तो 75 अब शून्य, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, इतना रुपए प्राप्त होगा। तो कितने का फायदा आप देख लीजिए खुद ही, 600 रुपए का। या ऐसे कर लेते हैं, देखो क्रय मूल्य कितना है? 60, विक्रय मूल्य कितना है? 75, 75 60 का अंतर कितना है? 15, और मात्रा कितनी है? 40, 15 गुणे 40, 600 रुपए तब भी आ जाएगा। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, करेक्ट है। दोनों से निर्धारित कर सकते हैं। और यह अंतिम सवाल था, एक सवाल इसी पर मैं आपको दे रहा हूं, आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अब जितने लोग इसको कर सकें तो प्लीज कमेंट करके बताएं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों का आंसर आए, हम भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में आए, ठीक है। ये लास्ट सवाल था। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगले सेशन में फिर से मुलाकात होती है। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।